जैसे कि मैम ने बताया कि पेशेंट के रिलैप्स से पहले फैमिली का रिलैप्स होता है। अब कई लोग कहते हैं रिलैप्स क्या होता है? रिलैप्स का मतलब है हम ठीक चल रहे हैं किसी जगह पे और चलते-चलते हम डगमगा गए हैं, फिसल गए हैं, गिर गए हैं। आपको पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन किया गया है, जैसे पॉलिसीज़ होती हैं हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़, अगर हम उसको ना भरें, तो वो लैप्स हो जाती हैं, वो ज़ीरो हो जाती हैं हमें फिर से नई पॉलिसी करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे डिक्शन में अगर हम रिलैप्स होते हैं तो हम ज़ीरो नहीं होते कभी भी। ये नहीं है कि हमारा ट्रीटमेंट फेल हो गया है या हम बिल्कुल ज़ीरो हैं या हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। हमें रिलैप्स क्यों होता है, उसके साइन एंड सिम्पटम्स को समझना है और सबसे पहले पेशेंट से पहले फैमिलीज़ क्यों रिलैप्स करती हैं उस चीज़ को समझना है। और ये जो आज बात की जा रही है इमोशनल, हमने recognizing emotional relapse indicators, recognizing warning signs of family relapses in emotional health. आज हम emphasize करेंगे, बात करेंगे अपनी इमोशनल हेल्थ का। हमने कभी अपनी इमोशनल हेल्थ देखी है? फिजिकल हेल्थ के लिए हम फटाफट से डॉक्टर के पास जाते हैं। आजकल सर्दियां हैं, सबके बीपी बढ़ रहे हैं, जिनके बीपी बढ़ते हैं वो बहुत टेक केयर कर रहे हैं। अगर बीपी की दवाई चल रही है उसको डबल कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है, ये ना हो डबल बीपी बढ़ जाए और प्रॉब्लम्स आ जाए। शुगर होती है, शुगर बढ़ती है, चेस्ट में हल्की सी पेन होती है, फटाफट से हम ईसीजी कराने चले जाते हैं। या हमारे पेट में दर्द होती है तो फर्स्ट सिम्पटम आता है, फर्स्ट थॉट आता है, अच्छा अल्ट्रासाउंड ना करा के देख ले। तो उसके लिए हम भागे भागे जाते हैं जब हमारी फिजिकल कोई भी डिस्कम्फर्ट होता है। पर क्या हमने कभी भी अपने इमोशनल डिस्कम्फर्ट की बात करी है? हमने अपनी इमोशनल हेल्थ को कभी देखा है? इमोशनल हेल्थ का मतलब है मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे क्या एहसास आ रहा है। हमारे सबके अंदर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ पेन दबी होती है, दर्द दबा होता है। उस पेन को हम ना तो फेस करना चाहते हैं, ना हम फील करना चाहते हैं। उस पेन को जब हमने ना फेस करना है, ना फील करना है, उससे डील करने के लिए या उसको छुपाने के लिए हम और चीज़ें करते हैं, और एक्टिविटीज़ करते हैं। कुछ लोग शॉपिंग बहुत करते हैं, कुछ लोग पाठ बहुत करते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारे जाते हैं, कुछ लोग कुकिंग करके सारा दिन किचन में बिता के अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं, कुछ लोग ओवरवर्क करते हैं, अपना जॉब में, वर्क में, फील्ड्स में ज़्यादा काम करते हैं, अपनी उस पेन को क्योंकि वो फील नहीं करना चाहते और फेस नहीं करना चाहते। जैसे हम लोग बीइंग फैमिलीज़ अपनी इमोशनल हेल्थ को नहीं देख पाते और अपनी पेन को नहीं फील करना चाहते, इन द सेम वे हमारे लव्ड वंस, हमारे जो मरीज़ हैं, उनके अंदर भी कोई इमोशनल ट्रॉमा, कोई इमोशनल पेन चल रही होती है, जिसको ना तो वो फेस करना चाहते हैं, ना वो फील करना चाहते हैं। उससे भागने के लिए वो फटाफट से नशा कर लेते हैं। अब हम बीइंग फैमिलीज हम नशा नहीं कर सकते, हम और एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं। कुछ लोग सोशल वर्क करते हैं, कुछ लोग दान पुण्य बहुत ज्यादा करते हैं, गुरुद्वारे मस्जिद कहीं पे भी मंदिर में बार बार जाते हैं। हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग दिन में अगर एक बार ही पाठ करना है तो 2-3 बार ही पाठ करेंगे अपनी उस पेन को ठीक करने के लिए। पर क्या हमने उस पेन को फेस किया है कभी? क्या हमने उस पेन को समझा है कि आज मैं ये महसूस कर रहा हूँ या मैं ये महसूस कर रही हूँ, उसके पीछे वजह क्या है? डॉक्टर साहब हमेशा गुड फीलिंग्स एंड बैड फीलिंग्स की बात करते हैं। हमें गुड फीलिंग्स नहीं आ रही, आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तो मैं आज आपसे सवाल करती हूँ, जब आपको अच्छा फील नहीं होता, आप क्या करते हो? एक आधा पॉइंट कोई भी बताएगा। जब हमें अच्छा फील नहीं हो रहा होता, हम क्या करते हैं नॉर्मली? हाँ जी, कोई भी बताएगा जब हमें अच्छा फील नहीं हो रहा होता, हम सबसे पहले क्या करते हैं? आप क्या करते हो जब आपको अच्छा फील नहीं हो रहा होता? थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। हाँ जी, डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, कुछ करने का ही मन नहीं करता। हाँ जी सर, कहीं ना कहीं बिजी हो गए अपने आप, कहीं ना कहीं बिजी कर लेते हैं, राइट। और रेस्ट कर लेते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, कहीं ना कहीं बिजी करते हैं अपने आप को। और क्या करते हैं जब अच्छा फील नहीं हो रहा होता? एनीथिंग एल्स? कॉमेडी शो देखते हैं, वेरी गुड।
कुछ लोग 3 घंटे की मूवी देखते हैं कि 3 घंटे तो बीत जाएंगे, पर क्या हमने उस जो अच्छा नहीं फील कर रहे उसके पीछे की वजह को देखा है कभी? कभी हमने उसको फील किया है कि मैं अच्छा फील क्यों नहीं कर रहा? वो जो पेन है मेरी कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, मैं किससे बात करूं? मैं किससे शेयर करूं उस चीज को? हमने पाठ कर लिया, हमने शॉपिंग कर ली, हम बाजार चले गए, हम गुरुद्वारा साहब चले गए, हमने थोड़ी देर रेस्ट कर ली, हमने 3-4 घंटे मूवी देख के बिता लिए, पर हमने उसका सामना किया कभी? उस फीलिंग का सामना किया कभी? ये जो हम अपनी इमोशनल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, उसकी वजह से हमारे घर में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कन्फ्लिक्ट की वजह से भी हमारी इमोशनल हेल्थ खराब होती है और हमारी इमोशनल हेल्थ खराब होने की वजह से भी कन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा अराइज होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि जो रिकॉग्नाइज करना है, इसमें हमारी कहीं ना कहीं डिनायल आ जाती है। हम अपने साइन ऑफ रिलैप्स को इग्नोर करते हैं, जिसके कारण क्राइसिस और ज्यादा बढ़ जाते हैं और हम डिनायल में रहते हैं। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं है, इट्स ओके, सारी चीजें ठीक चल रही हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ, ये छोटा मोटा मूड ऑफ हुआ है, ये हो जाएगा ठीक, ये कल ठीक हो जाएगा। डिनाइल मतलब मानना ही ना, स्वीकारना ही ना, फेस ही ना करना। जब हम यहाँ पे इमोशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ मतलब सेहत। सेहत किस चीज़ की? मेरे अपने फीलिंग्स की। मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मेरी जो फीलिंग्स हैं उसकी क्वालिटी क्या है, हाई है, लो है। क्योंकि मेरी फीलिंग्स मेरी सोच और मेरे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करने वाली है। मैं जिस तरह सा महसूस कर रही हूँ, मेरी सोच भी वैसे हो जाती है। मुझे अच्छा नहीं लगता तो मुझे मेरे अंदर सोच क्या आती है, दुनिया बहुत खराब सी। और फिर एक्शन, मेरा कुछ भी करने को मन नहीं करता। इसलिए आज हम किस पे एम्फसाइज कर रहे हैं? अपनी इमोशनल हेल्थ पे। जैसे मैम ने एक्सप्लेन किया कि इमोशनल हेल्थ हमें बाहर दिख रहा है कि ये मैं महसूस कर रही हूँ, जिसको मैं एक्नॉलेज ही नहीं कर रही, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। ना मैं अंदर देख पा रही हूँ कि अंदर वो प्रेशर क्या बिल्डअप हो रहा है। आपने देखा है जो प्रेशर कुकर होता है, सीटी बजती है, बट वो सीटी कैसे बजती है? उसके अंदर बहुत सारा पहले प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पे एक इकट्ठा होता है। उसी तरह हमारे अंदर इतनी पेन होती है, इतना प्रेशर होता है, इतना तनाव, इतना स्ट्रेस, इतनी एंग्जाइटी होती है कि कहीं ना कहीं हम अपनी इमोशनल हेल्थ को, जब वो सीटी बजती है किसी ना किसी तरह, जैसे आपने मैम बोला कि कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा, इसका मतलब उसके नीचे कुकर में बहुत सारे मेरे इमोशंस इकट्ठे हो रहे थे, जिनको कभी मैंने रिकॉग्नाइज किया ही नहीं, पहचाना ही नहीं, उनको मैनेज करने के लिए मैंने कोई स्टेप लिया ही नहीं। इसलिए जब हम बात करते हैं कि इमोशनल हेल्थ की, क्योंकि आप जिस तरह से महसूस कर रहे हो वो आपके कनेक्शन को भी इन्फ्लुएंस करने वाला है जो आपके साथ बैठा है। हमारा ऑलरेडी सफ़र जो एडिक्शन का है बहुत टायरिंग रहा है, पेनफुल रहा है, दर्दनाक रहा है, हमारी उम्मीदें टूटी हैं और हमारे जो महसूस करने वाली जो हमारी कैपेसिटी है वो बड़ी इस टाइम पे पेनफुल है, लो ग्रेड। क्योंकि इस टाइम पे अगर मैं पूछूं कि हमें क्या फीलिंग्स आ रही हैं तो हमारे अंदर क्या फीलिंग्स चल रही होंगी? तनाव की, टेंशन की, स्ट्रेस की, हाय रब्बा मेरे नाल क्यों हो गया। तो इस तरह की फीलिंग्स के आप वर्लपूल, मतलब जो कह रहे हैं कि भंवर में, कौन से भंवर में हम अपने इमोशनल हेल्थ के हैं, जो बड़ा की पेनफुल है। और अगर हमने इसको एड्रेस नहीं किया तो हम अपने पेशेंट को और अपनी हेल्थ को दोनों को ही डिटेरियोरेट करेंगे। यानी हम दोनों चीज़ों से बाहर निकलते जाएंगे इस रिकवरी प्रोग्राम से, अपनी जो हमारी साउंड नॉर्मल मेंटल हेल्थ है। क्योंकि आपकी इमोशनल हेल्थ आपकी डिसीजन मेकिंग को, आप जो फैसले लेते हैं उसको बहुत इन्फ्लुएंस करती है। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिनाइल की, जहाँ पे जब फैमिलीज पेशेंट ठीक होता है तो फैमिलीज कैसे वापस डिनाइल में चले जाते हैं कि अब सब ठीक है, अब हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, अब हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं, अब हमारे हालात वो पहले जैसे नहीं है, तो अब हमें कोई प्रोफेशनल गाइडेंस की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वापस डिनाइल का आना, क्योंकि अब हमें जो पहले जो हम चीज़ महसूस कर रहे थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब वो बेटर हुई तो हमारा डिनाइल कहीं ना कहीं वापस हमें ले आता है, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा है। क्योंकि डिनाइल हम चलते चलते जब एक बार मेंटेनेंस स्टेज में आते हैं तो वापस मेंटेनेंस स्टेज किस पे लेकर जाती है? डिनाइल पे। क्योंकि जब सबसे ज़्यादा
हम क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा चांसेस गिरने के तब होते हैं जब सारी चीज़ें लाइफ में वापस ठीक आनी शुरू हो जाए। जब पेशेंट सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में ठीक कर रहा है, हमारे चांसेस सबसे ज़्यादा उस समय डिनाइल में जाने के हैं कि अब हमें ट्रीटमेंट की, मेडिसिन की, फ़ॉलो-अप्स की ज़रूरत नहीं। तो क्या ये हमारे अंदर ये सोच आती है? क्या हमारे अंदर किस इस तरह की ये फीलिंग आती है? इट्स डन नाउ यार, बथेरा हो गया, 100 दिन का प्रोग्राम हो गया, इस तो बाद फ़ॉलो-अप्स की लोड़ नहीं। हर हफ्ते, हर 10 दिन बाद, हर 15 दिन बाद फ़ॉलो-अप प्लान ਜਿਹੜਾ बनता है, रियली ज़रूरत है। अगर ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो इसका मतलब हम कहीं न कहीं रिलैप्स की तरफ, ये इंडिकेटर मतलब साइन, जैसे गाड़ी का इंडिकेटर है, ये कहीं न कहीं ये थॉट इंडिकेट कर रही है कि हम ट्रैक से अब वापस छिटकने लगे। जैसे हम कहते हैं ना कि पेशेंट ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। एक स्टेज आती है आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट, आफ्टर 100 डेज़ जब यहाँ पे लगा के गए हैं, जब पेशेंट घर जाता है, तो कुछ देर बाद वो उसकी बीमारी एक्चुअली, उसकी बीमारी फैमिली को पूरा कन्विंस कर लेती है, अब तो सब कुछ ठीक है। अब मैं बहुत बढ़िया हो गया हूँ। तो पेशेंट जब ओवर कॉन्फिडेंस में आता है, फैमिली भी वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है, कि नहीं, नहीं अब तो ये सब कुछ ठीक कर रहा है, कोई बात नहीं, फ़ोन भी दे देते हैं, पैसे भी दे देते हैं, जाने भी देते हैं। और हमने बहुत बार ये बात की है, जब हम आते हैं लेके, तो हम अलग पेन में होते हैं पेशेंट को, तब हमारी विल यहाँ होती है। जब पेशेंट थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाता है, हमारी विल धीरे-धीरे नीचे जानी शुरू हो जाती है। फिर हमें लगता है अब इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर हमें अपनी ट्रीटिंग जगह बहुत दूर लगने लग पड़ती है। फिर हमें लगता है कि क्यों जाना है हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। तो ये जब डिनायल आती है, ये हमारा एक साइन एंड सिम्पटम है। जब आप अपने आप से पूछिए कि मेरे मन में ये आ रहा है कि चलो अब नहीं ज़रूरत है, इस बारी दवाई लेके चले जाते हैं। इस बारी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मरीज़ मुझे ये कह रहा है, वही सब कुछ होता है, कुछ नहीं है वहाँ पे। उन्होंने 2-3 दिन जो रखना है, सिर्फ़ दवाइयाँ ही देनी है, बीपी चेक करना है, वो आप घर पे कर लेना। मैं बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने रहूँगा। ये स्टेटमेंट हमारे लव्ड वन ने पहले भी दी हुई है। ये हम भूल जाते हैं कि जब आने से पहले हमारे लव्ड वन ने कहा हुआ है कि आप मुझे अपनी नज़रों के सामने रख लो, मेरे को पूरा ऑब्जर्व करो, कमरे में बंद कर लो, कहीं दवाई ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ट्रीट कराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने आप ही छोड़ देना है। तो ये चीज़ हम याद रखें। अगर वो 6 महीने बाद सेम स्टेटमेंट दे रहा है, दैट मीन्स कि वो उसकी डिनायल है कहीं न कहीं, जो हमारे अंदर इंड्यूस की जा रही है। इसको देखना ज़रूरी है। और हम खुद इमोशनली जो है वल्नरेबल हो जाते हैं फिर उस टाइम पे। जैसे मैम ने कहा, हम सारे के सारे जितने भी लोग यहाँ आए हैं, हम कहीं न कहीं थक के आए हुए हैं, कहीं न कहीं टूट के आए हुए हैं। हम पूरी एकदम से पूरी फुल होप के साथ नहीं आए हुए। हम ऑलरेडी कहीं न कहीं 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैक्सिमम 10 साल पीछे हैं इलाज में। हमें लग गए इतने साल आते-आते। वो वाले उसमें जो हमारी इमोशनल हेल्थ रही है, जो हमारे स्ट्रेसर्स रहे हैं, जो हमारी पेन रही है, वो इतनी रही है कि हम भी कहीं न कहीं क्विक फिक्स चाहते हैं। हम भी कहीं न कहीं चाहते हैं कि जल्दी से आराम आ जाए। तो जल्दी से कुछ नहीं होना। जैसे मैम ने प्रेशर कुकर की एग्ज़ाम्पल दी है, सीटी बजेगी, प्रेशर बिल्डअप होएगा, अंदर सब्ज़ी कुक होएगी, तभी बाहर हम उसको निकाल पाएँगे। इन द सेम वे ये प्रोसेस है, 2 ढाई साल पहले हमें लगने हैं कंटिन्यूटी में। इसमें अप्स भी आएँगे, डाउन्स भी आएँगे, इंडिकेशंस भी आएँगी। आपको अपने बिहेवियर से देखना है, पेशेंट के बिहेवियर से देखना है, ताकि जहाँ हमें लगता है कि हमारी नैया डोल रही है, तो हम पहले आके हेल्प सीक आउट कर लें। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। हम आज जैसे बात कर रहे हैं इमोशनल इंडिकेटर्स इन द फैमिली, कि आपकी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड बहुत हद तक उसकी आपके लव्ड वन की रिकवरी पे निर्भर करती है, या लव्ड वन की रिकवरी आपकी इमोशनल हेल्थ पे निर्भर करती है। अब वो इमोशनल इंडिकेटर्स हम आपको क्यों हेल्प कर रहे हैं, या यहाँ पे क्यों हम इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप इमोशनली जैसा फील करोगे वैसा ही आप आगे जाके बिहेवियर या एक्शन करोगे। अगर आपकी इमोशनल हेल्थ आज ठीक नहीं है, अगर आप ये इंडिकेटर्स आप अपने साथ तालमेल खाते आपको लगते हैं कि हाँ ये चीज़ें आप में आ जाती हैं, इसका मतलब ये है कि कल को आप रिकवरी में भावुक होके कुछ गलत डिसीजन ले सकते हो। इसलिए हम बहुत
एक प्रिसाइज आपको ये बता रहे हैं कि आपने अपने इमोशंस के अंदर क्या-क्या चीज़ों की एक चेकलिस्ट बनानी है और देखनी है, ये कहीं आपके अंदर तो नहीं है? क्योंकि कई बारी हम ऐसे देखते हैं कि फैमिलीज़ जहाँ पे फैक्ट और साइंस को मद्देनज़र रखते हुए एक डिसीजन लेना होता है, बहुत हद तक क्योंकि फैमिलीज़ की इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं होती, वो भावुक होके अपने लव्ड वन की रिकवरी में, अपने लव्ड वन के लिए गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो गलत डिसीजन का मतलब है कि हम ज़िंदगी और मौत के साथ खेलने वाली बात है, क्योंकि जब हम यहाँ पे बोलते हैं ये प्राइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव और फेटल डिजीज़ है, तो यहाँ पे एक गलत डिसीजन का मतलब है कि हम अपने लव्ड वन की जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो आप भावुक होके कल को कोई ऐसा डिसीजन ना ले पाओ, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, अपनी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड को हम समझें कि जो मुझे सोचें आ रही हैं, जो मैं फ़ील कर रही हूँ, ये कहीं मुझे मजबूर तो नहीं कर देंगी अपने ही लव्ड वन के लिए कोई गलत डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि अगर आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं होएगी, आपको लगेगा कि आप खुद ही गिल्ट में चले जाओगे। पता नहीं मैं ਉਹਨੂੰ कितना उदा रोटी खा रहा है कि नहीं खा रहा। ऐसे सोच-सोच के अगर आप सोचो भावुक होके उसको ट्रीटमेंट से निकाल लेते हो, तो आपके लव्ड वन का तो ट्रीटमेंट बीच में रह गया ना। उसकी तो बीमारी एक लेवल और आगे बढ़ जाएगी ना। तो उसमें उसका नहीं कसूर है, हमारी इमोशनल हेल्थ कहीं न कहीं अनस्टेबल हो जाती है इस बीमारी में रह के। तो हम आज इस बारे में एक विस्तार से बात कर रहे हैं। मैम ने बात की डिनायल की कि हम एक डिनायल में ही रहते हैं। उसके आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं डिप्रेशन। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस कैन डिस्टर्ब फैमिली डायनामिक्स। कि अब इस बीमारी में क्या है कि बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं। बहुत बार आपके पेशेंट ने कस्में खाई होंगी, बहुत बार आपके पेशेंट ने कमिटमेंट करी होगी, बहुत बार आपको ठीक होके भी उसने 2-3 महीने दिखाया होगा या एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए दिखाया होगा। बट फिर से जब वो बार-बार इस बीमारी में गिरता है, ठीक है? सो क्या होता है कि हमारे अंदर, हमारी फैमिलीज़ के अंदर, फैमिली मेंबर्स के अंदर एक निराशा, होपलेसनेस आ जाती है कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ करके देख लिया, ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। सो वो फैमिली के एक मेंबर में आए या पूरी फैमिली में ये वो होपलेसनेस वाली स्टेट आए, तो जब वो होपलेसनेस आ जाती है, तो हम क्या होता है, अब जब मुझे अंधेरा ही दिख रहा है, ठीक है? या मुझे निराशा ही दिख रही है या मुझे लग रहा है आगे कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्या मैं एफर्ट करूँगी? क्या मैं एफर्ट करूँगी? नहीं करूँगी। तो जब हमारे परिवारों में एडिक्शन में जब परिवारों में होपलेसनेस आ जाती है, तो उनको लगता है कि अब इसका इलाज करा के कोई फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी एंड एनर्जी, ठीक है? हम जो चीज़ें बचा सकते हैं, हम वो तो बचाएँ, इस पे तो हमने सारा कुछ अपना लगा के देख लिया है। तो होपलेसनेस जब आपके अंदर आती है, इसका मतलब वो क्या इंडिकेट कर रही है कि आपकी इमोशनल जो हेल्थ है, वो ठीक नहीं है, बिकॉज़ यू आर थिंकिंग जस्ट नेगेटिव। हमारा जो सोचने का नज़रिया है वो बस नेगेटिव हो गया। हम अपने रिश्तेदारों से, आस-पास, और हम जो टीवी में या रील्स में भी देखते हैं वो यही है कि हाँ, ज़िंदगी ऐसी कुछ नहीं है। सो बिल्कुल होपलेसनेस हो जाती है हमारी ज़िंदगी में। तो हमें लगता ही नहीं है कि ये इंसान ठीक हो सकता है, क्योंकि हमने अपने तरीके लगा लिए होते हैं और हमने जो रिश्तेदार हमें बताते हैं ऐसे कर लो, एक इलाज इधर कर लिया, एक इलाज उधर कर लिया, क्योंकि बीमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है, पेशेंट ठीक होता है, हम फिर से विथड्रॉ कर लेते हैं इलाज को। हम लगातार कमिटमेंट कर ही नहीं पाते हैं ट्रीटिंग टीम को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनकी वजह से, हमारी इमोशनल हेल्थ की वजह से, जो कि अनस्टेबल है, होपलेसनेस बार-बार आती है और हम फिर फुस होके बैठ जाते हैं। जैसे मैम बोल रहे थे ना, विल यहाँ पे होती है। क्योंकि अब एक उम्मीद दिखेगी तो मैं इनिशिएटिव लूँगी, मैं आगे दौड़ूँगी, ठीक है? कि मेरे लव्ड वन की जान बच सकती है। पर होपलेसनेस में मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं, अब तो हाथ से गया, अब नहीं कुछ हो सकता। तो जब मैंने वो हाथ खड़े कर दिए हैं, तो मैं इनिशिएटिव भी नहीं ले रही, बिल्कुल एनर्जी नहीं है मेरे में, कि मैंने इसके ऊपर भी एफर्ट नहीं लगाना। और मेरे को अपनी लाइफ में बिल्कुल ऐसे लगता है, कितनी बार फैमिलीज़ हमसे शेयर करती हैं कि मैम हमारा भी दिल करता है कि हम खत्म ही हो जाएँ। बच्चों को लेके मैं कहीं चली जाऊँ, कहीं दूर चली जाऊँ। फादर अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, पेरेंट्स अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। तो ये क्या है? होपलेसनेस। तो होपलेसनेस एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आपको अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाएगी, ठीक है? हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएँगे। हम लोग रोज़ सुबह उठते हैं, काम पे आते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं,
क्या है? एक उम्मीद है ना, उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है। सोचो जिसकी ज़िंदगी में उम्मीद ही ना रह जाए, वो बंदा तो बिल्कुल निराश हो गया। वो क्या ही एफर्ट करेगा, क्या उसको मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का? सो वो होपलेसनेस एक इंडिकेटर है कि हमारा इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है, हमें मदद लेने की ज़रूरत है। और वो मदद क्यों लेनी है? क्योंकि वो मदद मैं लूँगी, अपने आप को ठीक करूँगी, तो मैं लव्ड वन के लिए एक अच्छा डिसीज़न ले सकती हूँ उसकी रिकवरी के लिए। So the next one is anxiety. Overthinking potential challenges increases stress cycles. Anxiety का मतलब कि आपके दिमाग में सिर्फ कांस्टेंट लगातार चिंता चलती जा रही है। क्या बनेगा? कब ठीक होगा? कब घर के हालात ठीक होंगे? कब ये जिम्मेवारियां उठाएगा? कब ये दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मली बिहेव करेगा? अब हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली इन्हीं सोचों में ओवरथिंक मतलब कि सोचें आ रही हैं और सोचें किसके इर्द गिर्द घूम रही है? मेरे लव्ड वन के इर्द गिर्द, जो मेरे अंदर कॉन्स्टेंटली क्या लेके आ रहा है? तनाव, डर। इसका मतलब मेरे कॉन्स्टेंटली जब मैं ओवरथिंक कर रही हूँ क्या बनेगा, कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा, तो मेरा कौन सा हिस्सा, मेरा कौन सा दिमाग चलेगा? इमोशनल ब्रेन। मैं हर टाइम पे चिंतित रह के कोई भी फैसला ठीक नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब मैं चिंतित हूँ, जब मैं एंग्जाइटी में हूँ, तो मेरे डिसीजंस जो होंगे, या मेरी जो उसके साथ एक कम्युनिकेशन है, बातचीत करने का जो वार्तालाप है, वो भी हमेशा डरा डरा, सहमा सहमा, या इरिटेबल वाला होगा। मैं इरिटेट रहूंगी, क्योंकि मेरे अंदर क्या पीछे से ऑपरेट कर रही है? कौन सी इमोशन? फेयर, स्ट्रेस। अब जब हम चिंता में हर टाइम पे चलते जा रहे हैं, तो कहते हैं ना, चिंता चिता समान। तो मैं मतलब किस तरह से मेरे घर के हालात होंगे, तो मेरे कोई भी फैसला मेरा ये रैशनल माइंड से नहीं हो पाएगा। मुझे अपने घर के हालात को ठीक करने के लिए अपनी इमोशनल हेल्थ, इसको देखना होगा। क्या मेरे मन में हमेशा हर टाइम पे लगातार चिंता चल रही है, डर चल रहा है? मेरी सोचें सिर्फ उसके इर्द गिर्द चलती जा रही है, मेरे लव्ड वन के? ये उठा कि नहीं उठा, ये नहाया कि नहीं नहाया, इसका क्या बनेगा, दुनिया आगे निकल गई, वो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कितनी देर दवाइयाँ चलेंगी, ये क्यों अपनी जिम्मेवारी नहीं उठा रहा? अगर सिर्फ दिन रात मेरे अंदर सोचें चल रही हैं, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं, मेरी इमोशनल हेल्थ, मेरी अपनी सोचें कहीं ना कहीं बीमार हो गई। हमें बुखार दिखता तो सबका शरीर पे दिख जाता है, पर जब हमारी ये सोचों जो कंटिन्यूसली पेशेंट के इर्द गिर्द चल रही हैं, वो इंडिकेट कर रही हैं कि हमारी इमोशनल हेल्थ को भी इस टाइम पे मदद की ज़रूरत है, उसको भी बुखार चढ़ा हुआ है। इट इज़ नेचुरल, बट वी आर सेइंग दैट कि वरी जब वरी आती है, जब स्ट्रेस आता है, वो पार्ट ऑफ एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। बट कांस्टेंट मतलब दिन में 24 घंटों में से 18 घंटे आप उठ रहे हैं तो आपके अंदर सोच चल रही है, आप सो रहे हैं तो आप कह रहे हैं हाय रब्बा की बनेगा। आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंटली ओवरथिंक सिर्फ एक ही चीज़ पे कर रहा है, वो ये कर रहा है कि मेरे लव्ड वन, मेरा जो बेटा है, मेरा जो हस्बैंड है, जहाँ मेरी लाइफ का क्या बनेगा। सिर्फ जब ये चलता है, हम इसको कह रहे हैं कि ये मेरी कहीं ना कहीं जो मेरी सेहत है, इमोशनल हेल्थ है, उसको बीमार कर रहा है। क्योंकि मेरी सोचे जो 70,000 सोचे जो पर डे मुझे आ रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब 65,000, जहाँ हम कह रहे हैं 68,000 किसके अंदर सोचे चल रही हैं? सिर्फ मेरे लव्ड वन के। और वो अगर आप सोचो कि मेरी सोच की क्वालिटी सिर्फ स्ट्रेस है, फियर है, तो आपको लगता है आप सांस ले पाओगे? आप तो ऐसे लगेगा कि एक बंद कमरे में आप सफोकेट हो रहे हैं, क्योंकि दिमाग में सिर्फ क्या चल रहा है? डर, टेंशन, स्ट्रेस, फियर। तो आप बताइए कि वहां पे आप कहाँ पे अपनी लाइफ को ठीक लीड कर पाएंगे, जहां आप उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे? तो ये जो स्ट्रेस होगा, ये कहीं ना कहीं निकलेगा? फिर वो अनएक्सप्लेन जो बॉडी पेन्स होती हैं, क्योंकि हमने क्या बोला, हमारी सोच, हमारी थॉट को और हमारे एक्शंस को, और ये जो अनएक्सप्लेन जो हमारे फैमिली मेंबर्स में रहते हैं, यहाँ दर्द, पीठ में दर्द, हम कहते हैं सर्वाइकल हो गया, डायबिटीज हो गया, क्योंकि जब स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं तो हार्मोन कौन सा रिलीज हो रहा है? कॉर्टिसोल। तो आपका मोड कौन सा इंस्टेंट हमेशा ब्रेन किस में चला गया? इमरजेंसी मोड में। उसको लग रहा है जहाँ खतरा है तो भागो, जहाँ यहाँ से उससे लड़ो। आप तो रिलैक्स होके कुछ भी नहीं कर पा रहे हो।
आप तो इमरजेंसी मोड में हो। इमरजेंसी का मतलब खतरा खतरा है, मेरे घर में क्या चल रही है, इमरजेंसी चल रही है, कैसे होगा कैसे होगा। आप तो कांस्टेंट उसी थॉट प्रोसेस में है। बाकी ये इमोशंस हमारे बिल्कुल नॉर्मल है, स्ट्रेस फील्स करना या एंजाइटी फील करना, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम कांस्टेंट, लगातार, परसिस्टेंट। अब सोच ही सिर्फ एक ही चीज के ऊपर चल रही है, वो हमारे लव्ड वन के ऊपर, कि ये कब ठीक होगा, जहाँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये इंडिकेटर है कि आपके अंदर जो सोचें आ रही हैं, सबसे ज्यादा क्या सोचें इसके ऊपर आ रही है। तो वो इंडिकेटर है कि कहीं ना कहीं मेरी इमोशनल जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं खराब है। आज हम जो बात कर रहे हैं, बेसिकली जो बताना चाह रहे हैं, हम इमोशंस पे बात कर रहे हैं। मोटी-मोटी इमोशंस जो होती हैं, वो होती है हैप्पीनेस, फियर, एंगर, सैडनेस, जेलसी फीलिंग, डिसगस्ट की फीलिंग। इसमें से हम अभी हैप्पीनेस की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर हम खुश हैं, फिर तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा ना, फिर तो हमें कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, फिर तो हम खुशी-खुशी सारे काम कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं, अभी हमने बात करी है डिप्रेशन की, लो मूड की बात की है, फिर एंग्जायटी की बात की है, आगे इसमें एंगर आउटबर्स्ट की बात हो रही है, लॉस ऑफ पेशेंस कैन रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द फैमिली। ये जो इमोशंस की बात करी जा रही है कि जो गुस्सा करते हैं हम किसी को, कोई भी अगर आपको गुस्सा कर रहा है या आप उसे गुस्सा कर रहे हैं, तो उस गुस्से के पीछे एक और वजह है। वो फ्रस्ट्रेशन है किसी और चीज की, वो इरिटेशन है किसी और चीज की। आपके हिसाब से कुछ नहीं हुआ, अगले के हिसाब से कुछ नहीं हुआ, आप कुछ और करना चाहते थे, आपको इंसल्ट फील हुई इसलिए आपको गुस्सा आ गया। कोई भी वजह हो सकती है, आपकी कोई भी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं तो ये भी हमारा एक रिलैप्स का पैटर्न है कि हमने वो प्रोवोकिंग करनी बंद कर दी थी। हमने सीख लिया था कि जब हम ट्रीटमेंट में हैं 3 महीने 6 महीने, हमने प्रोवोक करना बंद कर दिया था। और फिर से एक स्टेज आ गई, हमने फिर से प्रोवोक करना शुरू कर दिया। फिर हम कहते हैं कि मैंने ज़्यादा नहीं बोला था, एक आधी बार बोला था, पर एक आधी बारी भी हमें गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब क्यों आ रहा है? और ये जो बात की जा रही है, मैं क्या फ़ील कर रही हूँ या कर रहा हूँ? अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द सेम थिंग। स्ट्रेस नॉर्मल है, एंग्जायटी नॉर्मल है, गुस्सा आना भी कहते हैं नॉर्मल है, कभी-कभी डर आना भी नॉर्मल है। पर ये सारी इमोशंस, ये जो आप सारा फील कर रहे हैं, आपके दिनचर्या में इंटरफियर कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं। आपने अभी बोला कि जब अच्छा फील नहीं करते तो कुछ करने को मन नहीं करता, फिर तो नहाने को भी मन नहीं करता, पाठ करने को भी मन नहीं करता, खाने को भी मन नहीं करता, कुछ मन नहीं करता। इसका मतलब है आपकी ये जो इमोशनल डिसरेगुलेशन है, जो आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है, वो आपके डेली रूटीन में इंटरफेयर कर रही है। अच्छा, you are doing work like a robot, right? But are you facing that pain? Are you discussing about that pain? अभी ये भी पूछा था ना आपसे कि जब हम नेगेटिव फील कर रहे हैं या पेन फील कर रहे हैं, तो अभी आप में से सबने जवाब दिया था। किसी ने कहा था कुछ करने का मन नहीं करता, किसी ने कहा था मैं डाइवर्ट कर लेता हूँ, किसी ने कहा था मैं कॉमेडी शो देख लेता हूँ, किसी ने कहा था मैं 3 घंटे की मूवी देख लेता हूँ। तो जब हमें कोई पेन फील हो रही है, हम उसको फेस नहीं करना चाहते इंटरनली, हम उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, हम और काम लग जाते हैं। आई एम रियली सॉरी टू से, पर कभी आपने देखा होगा कि जब घर में किसी की डेथ होती है ना, उसमें अगर 5 फैमिली मेंबर्स है ना, तो एक वहां पे रो रहा होता है, एक फटाफट से उठ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा होता है, फटाफट भाग भाग के सारे काम कर रहा होता है कि अब कैसे करना है सब कुछ। तो उस टाइम पे वो अपनी पेन को प्रोसेस नहीं कर पाता। जो आप कह रहे हैं ना, वी आर वर्किंग लाइक ए रोबोट, इट इज ऑल्सो नॉट गुड। यू हैव टू वर्क लाइक अ ह्यूमन बीइंग। अपने उसमें रेस्ट भी करेंगे, आराम भी करेंगे, रिलैक्स भी करेंगे, लेकिन हमने अपनी पेन, अपनी फीलिंग्स को शेयर किसके साथ किया? अब मैंने चश्मा डाला हुआ है, अगर इस चश्मे पे मेरे गंदे हाथ लग जाते हैं तो मुझे धुंधला दिखाई देगा। मैं उसी लेंस से सबको देखूंगी, मुझे अच्छा नहीं दिखाई देगा, तो मुझे उसको साफ करना पड़ेगा। अगर मुझे किसी को पानी पिलाना है एंड आई एम हैविंग अ ग्लास बट दैट ग्लास इज एम्प्टी, तो मैं पानी तो नहीं पिला सकती, मुझे उसको भरना पड़ेगा। इन द सेम वे वी एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव टू फिल आवरसेल्फ फर्स्ट। हमें अपनी इमोशंस को पहले देखना है,
आप जो मैम कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम फंक्शनल हैं, हमारा लव्ड वन भी यही कहता है जब वो एडिक्शन में होता है कि मैं पैसे भी कमा के दे ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਪੀ ਲਈ ਤੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹੀਰੋਇਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। फंक्शनल, सिर्फ फंक्शनल होना, सिर्फ काम करना डजंट मीन्स कि वी आर ओके। अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं, हमें सैडनेस नहीं आ रही, हमें एंजाइटी नहीं आ रही, हम फेयर से ऑपरेट नहीं कर रहे, अगर हम फेयर से ऑपरेट कर रहे हैं और फटाफट सारे काम खत्म कर रहे हैं, दैट मीन्स इमोशनल हेल्थ इज नॉट ओके। हमें ये देखना बहुत जरूरी है। एंड इंडिकेटर ये है कि अगर जैसे मैम ने बोला 24 आवर्स आपके पास हैं दिन में और उसमें से 18 घंटे आपकी एक ही सोच चल रही है, दैट मीन्स यू नीड हेल्प। अगर 24 आवर्स में सिर्फ 5 मिनट्स आई है थॉट और आपने डाइवर्ट कर लिया और अपने आप को सुकून में ले आए, फिर इट्स ओके, दैट मीन्स यू आर मैनेजिंग योरसेल्फ। कभी कभी नेगेटिव थॉट आई, आपने उसको मैनेज कर लिया, लेकिन 24 घंटे डर, बेचैनी, घबराहट चली जा रही है, दैट मीन्स वी नीड हेल्प। इट इज सेड साइंटिफिकली 5 दिन मिनिमम से लेके 7 दिन तक अगर आपका एक जैसा मूड रहता है, आपको गुस्सा ही आई जा रहा है, आपको नींद नहीं आ रही, आपको रोना आ रहा है, आपको बेचैनी हो रही है, सुबह उठते आपको बहुत भार महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है फटाफट फटाफट सारी चीजें खत्म हो जाए, सारे काम खत्म हो जाए, रात पड़ती है आपको सुकून लगता है कि रात हो गई अब ठीक है, या आप वेट करते हैं कि दिन चढ़े ही ना कभी भी, अगर ऐसी फीलिंग्स आपको आ रही है, दैट मीन्स इमोशनल हेल्थ हमारी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है। हम क्या करते हैं, चलो 2 दिन नींद नहीं आई, 4 दिन नहीं आई, कोई बात नहीं, देख लेंगे। तब तक जब 5 डेज से 7 डेज से ज्यादा हो जाता है, तब तक हमारे न्यूरोकेमिकल्स जो हैं डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री जो होती है, न्यूरोकेमिस्ट्री होती है, वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है। हमने इतना वेट नहीं करना। आज जो हम बात कर रहे हैं, हमारा देखिए हमारा ये मुद्दा नहीं है कि हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी फैमिलीज भी बीमार हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है हमारा। हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी इमोशनल हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करें। हमने सब कुछ निछावर कर दिया है अपने लव्ड वन के लिए, चाहे वो हमारा बेटा है, चाहे वो हमारा हस्बैंड है, चाहे वो हमारे भाई है, हमने सब कुछ निछावर कर दिया है, अपनी जिंदगी जीना बंद कर दिया है हमने। एक्चुअली हमने अपनी इमोशंस पे कभी नजरसानी करी ही नहीं है, हमने अपनी इमोशंस को देखा ही नहीं है कि क्या चल रहा है। जिस दिन हम वो देखना शुरू हो जाएंगे, अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना शुरू हो जाएंगे, तो शायद हमारी कम्युनिकेशन और बेटर हो जाएगी हमारे लव्ड वन के साथ, शायद हमें डील करना और अच्छे से आ जाएगा जब वो गुस्सा करता है उसके साथ, या हमें अगर गुस्सा आता है तो उसके साथ। इसीलिए आप सबको शायद हमने आज एक क्वेश्चनर्स दिए, एक चेकलिस्ट दिए। मैम चेकलिस्ट कर दीजिए जरा। एक क्वेश्चन है आपसे, आप सबसे ज्यादा टाइम अपना किसके साथ स्पेंड करते हैं? चलिए, और हाँ जी अपने फ्रेंड के साथ। अपने साथ। द राइट आंसर इज कि हम सबसे ज्यादा जो हम रहते हैं, जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा मिलते हैं, वो है मैं का मतलब कि मैं किसके साथ रहती हूँ? अपनी फीलिंग्स के साथ। आई एम नॉट एबल टू डैट, तो वो क्या इसका मतलब, वो इंडिकेटर, वो साइन, वो कहाँ दिखा रहा है कि हमारी इमोशनल हेल्थ कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हम किसके साथ रहते हैं? अपने साथ रहते हैं। अपने साथ रहने का मतलब हम अपनी सोचों के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ रहते हैं। और अगर मेरी फीलिंग्स की क्वालिटी बहुत लो है, नेगेटिव है, क्रिटिकल है, होपलेसनेस वाली है, वर्थलेसनेस वाली है, हेल्पलेसनेस वाली है, तो इसका मतलब मेरी इमोशनल हेल्थ कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। क्योंकि मैं सोती भी अपने साथ हूँ, मैं बैठती भी अपने साथ हूँ, ठीक है, मैं जागती भी किसके साथ हूँ? सबसे पहले मैं किसको मिलती हूँ? अपने आप को। तो इसका मतलब मेरी इमोशनल हेल्थ मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने हमेशा सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया। तो आज हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप क्या महसूस करते हो, क्योंकि हमारी जो हम कहते हैं कि ये जो एडिक्शन की बीमारी है, जो हमारी फैमिलीज में बीमारी है, वो बीमारी किस चीज की है? मतलब महसूसियत की।
हम क्या फ़ील कर रहे हैं वो हम कभी बता ही नहीं पाते, हम कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, कभी उसको रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर पाते कि क्या मैं महसूस कर रही हूँ। और एडिक्शन जैसी बीमारी में तो हम छुपते-फिरते रहते हैं कि कहीं मेरे घर की बात कहीं बाहर ना पता लग जाए। मेरी जो फीलिंग्स हैं मैं वो किसको शेयर कर पाती हूँ? क्योंकि मुझे तो लगता है कि कोई भी नहीं मुझे समझेगा और अगर मैंने बात की तो मुझ पे ही उँगली उठ जाएगी। तो मैंने तो अपनी इमोशंस को हमेशा सप्रेस किया। आपने स्प्रिंग देखा है? उस स्प्रिंग को जब आप दबाते हो, यानी आप अपने इमोशंस को हमेशा जब सप्रेस करते हो, तो वो स्प्रिंग क्या करता है एक टाइम पे जब जैसे ही आप छोड़ते हो वो उछल के आता है। तो सेम गोज़ विथ अस। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हम आज इमोशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं, हमने अपने इमोशंस को कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। अब महसूस करेंगे उसको मतलब मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो उसको मैनेज करने की तरफ चलेंगे ना कि यार मैं ठीक फ़ील नहीं कर रही, ठीक फ़ील नहीं कर रही तो मुझे मैनेज करने का तरीका बताओ, तो मैं जाके हेल्प माँगूँगी। तो ये जो आज हम क्वेश्चनेयर करने जा रहे हैं वो एक छोटा-सा कोलैबोरेटिव एफर्ट है, ताकि आप अपनी इमोशनल हेल्थ को देख पाओ। और वो इसलिए देखने के बाद आप देखो कि अगर मैं इमोशंस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मैंने उनको कभी महसूस ही नहीं किया, हमेशा दबाया, जहाँ हमेशा मैंने लैश आउट किया, तो आज मैं उसकी मैनेजमेंट सीखूँ। आज मैनेजमेंट के लिए मैं कोई सपोर्ट, हेल्प माँगना अगर नहीं हो पा रहा, तो लेट मी आस्क फॉर हेल्प, मैं हेल्प माँगूँ। इसलिए बार-बार इंडिकेटर हम दे रहे हैं आपके इमोशनल हेल्थ पे, क्योंकि आपकी इमोशनल हेल्थ आपके लव्ड वन की रिकवरी के साथ प्रोपोर्शनल है। जहाँ आप पहले घिरे, आपने महसूस अच्छा करना, आप घर का माहौल देख लीजिए, एक जने का मूड खराब होता है, एक जना कमरे में बैठा दरवाज़ा बंद करके, घर का माहौल अफ़ेक्ट होता है उससे? सारे ही हो जाते हैं। वो देखते हैं ना, बच्चे भी देखते हैं माँ की शक्ल, आज मम्मी को गुस्सा चढ़ा हुआ है, चुप, 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 चुप। जहाँ हम भी देखते हैं कि यार आज हस्बैंड के चेहरे पे गुस्सा, ये बात करूँ कि ना करूँ? इसका मतलब हमारे जो इमोशनल हेल्थ है, हमारे घर के एनवायरनमेंट को अफ़ेक्ट करेगी। तो अगर मुझे उसकी टेक केयर करनी है, मुझे उसकी रिकवरी में अपना सपोर्ट देना है, तो मुझे मेरी इमोशनल हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ना है। जैसे मैम ने समझाया कि आप खाली बर्तन से किसी को कुछ सर्व नहीं कर सकते। आप अगर आपके पास जो है, अगर आपके पास गुड फीलिंग्स हैं, तो आप दूसरे को गुड फील करा सकोगे। अगर आपके पास सिर्फ कांस्टेंट फ़ियर है, डर है, स्ट्रेस है, आप वही तो दोगे दूसरे इंसान को। ये प्रोवोकिंग के पीछे क्या है? क्योंकि मेरे इमोशंस पीछे से क्या हैं? डर के हैं। मैं कह रही हूँ कि हाँ, तो जाके करते नहीं लेगा कल्ले, उसके पीछे मेरा इमोशन क्या है? मेरा से मतलब प्राइमरी इमोशन तो मेरा फ़ियर है, वो तो सेकेंडरी में आ रहा है कि जो मैं उसको प्रोवोकिंग वाली स्टेटमेंट दे रही हूँ। सो आज का ये क्वेश्चनियर सिर्फ़ और इस चीज़ को एम्पावर करेगा ताकि हम अपनी इमोशनल हेल्थ को देख सकें। अगर नहीं ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ में बुखार चढ़ता है, हम डोलो खा लेते हैं, तो अगर इमोशनल हेल्थ हमारी ख़राब है, तो हम उसकी भी आज मैनेजमेंट, उसके भी आज कोपिंग टूल्स सीखें कि इसको मैं कैसे ठीक करूँ। जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं और दिमाग की बात कर रहे हैं ना, हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि ये दिमाग भी हमारे शरीर का हिस्सा है। हमारे शरीर का अगर कोई और अंग नहीं ठीक से चलता, हमें पीठ में बहुत दर्द है, घुटने में बहुत दर्द है, हार्ट में पेन निकल रही है, हम धक्का नहीं करते ना अपने साथ। हम क्या करते हैं? बात करते हैं, हेल्प लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ये रेस्ट करते हैं। वैसे ही जो इमोशनल इंडिकेटर्स हमने बताए कि आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, डिनायल आ रही है, लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है, आपको अपने रोना आ रहा है बार-बार या नींद नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें जब होती हैं, हम क्या कर रहे हैं? कोई गल नहीं। होता ना ऐसे? जो मैं दिमागी तौर पे फ़ील कर रही हूँ या महसूस कर रही हूँ, मैं अपने दिमाग के साथ धक्का कर रही हूँ कि नहीं कर रही? हम अपनी इमोशनल हेल्थ के साथ इतना धक्का करते हैं और जब हम एक चीज़ सोचो कि आपका नी डॉक्टर ने बोला है कि रिप्लेस कराने वाला है, ठीक है? पर आप कर नहीं रहे, आप धक्का कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो, क्या होगा घुटने का? एक दिन बिल्कुल जवाब दे देगा वो। तो हम अपनी इमोशनल हेल्थ के साथ क्या कर रहे हैं कि हमारी वो डिटीरियोरेट हो रही है, धीरे-धीरे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, पर हम दे धराधर धक्का कर रहे हैं अपने साथ। नहीं, मैं अपने आप को और बिज़ी कर लूँ ताकि मुझे सोचे ना आए। ये कौन-कौन करता है? कि मैं अपने आप को ओवर बिजी कर लूं, जैसे मैम ने बोला, शायद ये मेरी एक टेक्निक है कि मेरे को सोचे आए ही ना, मैं खाली नहीं बैठ सकती। ये आम घरों में होता है कि हाँ, मैं अपने आप को वर्कहॉलिक बना लूं,
मैं सारा दिन काम करती रहूं, क्योंकि 10 मिनट भी मुझे अपने साथ बैठने, हॉल पढ़ते हैं, मुझे वो बेचैनी होती है, मैं 10 मिनट भी अपने साथ बैठ नहीं सकती, क्योंकि मेरे को सोचे तंग करती है। इससे अच्छा की है मैं सारा दिन रोबोट वांगू काम करती रहूं। सो द थिंग इज कि आज जो ये क्वेश्चनेयर हमने आपको दिया है, हमने इसीलिए दिया है कि आप उसको समझे, आइडेंटिफाई करें कि अगर वो चीजें आपके साथ जाती हैं तो धक्का मत करो अपने साथ। आपको हेल्प की जरूरत है, आप खुल के काउंसलर के साथ आके मदद मांगो, ताकि आपकी इमोशनल हेल्थ भी बेटर रहे और आप अपने लव्ड वन को उसकी रिकवरी की जर्नी में हेल्प कर पाओ। तो क्वेश्चन सबके पास है मैम? फर्स्ट रो में देखना मैम। सर आपके पास है? सबके पास क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ सर? जी, आप अच्छा, सबको सिमरन मैम? क्वेश्चंस मिल रहे हैं? इस फर्स्ट रो क्वेश्चनेयर में में है कुछ भी सही और गलत नहीं इनके है। पास। सिर्फ हमने ये देखना है कि ऐसा हमारी लाइफ में होता है। और आज ना मैं एक और बीच में बात करना राहुल सर चाहूंगी। फर्स्ट रो में हमारे पास ना कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पे। स्पेसिफिकली अभी अभी हमारे पास एक बच्चा आया है, मैं उसके लिए ये बोल रही हूँ। आज हमने इमोशनल हेल्थ की बात की है, तो जो बच्चों की इमोशंस है ना, जब हमारे लव्ड वन इनटू द ट्रीटमेंट प्रोग्राम है या इनटू एडिक्शन है, तो घरों में जो बच्चे होते हैं उनकी भी इमोशंस को वैलिडेट कई बारी नहीं किया जाता। उनकी भी कहीं ना कहीं पेन चल रही होती है, तकलीफ चल रही होती है, और बच्चे कई बारी एक्सप्रेस ही नहीं करते। जैसे हमने बात करी कि हम लोग ओवर इंडल्ज हो जाते हैं किसी किसी एक्टिविटीज में, तो बच्चे ओवर इंडल्ज हो जाते हैं या तो पढ़ाई में या गेम्स में। वो इतने ओवर इंडल्ज हो जाते हैं कि उनके अंदर जो तकलीफ पता सबको होता है। एक आजकल जो हमारी जनरेशन चल रही है ना, 3 साल के बच्चे को सब पता होता है घर में क्या चल रहा है। एक 3 साल के बच्चे को ये समझ आ रही होती है कि आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है लड़ाई है। एक 3 साल के बच्चे को पता चल रहा होता है कि डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है घर में कोई। तो ये जो बच्चों की इमोशंस को भी हम वैलिडेट नहीं करते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि घर पे हर बच्चे की बात को सुना जाए, उसको स्नब ना किया जाए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं। और ना ये जैसे मैम ने बोला, ब्रेन हमारी बॉडी का ही पार्ट है। हमें बहुत तकलीफ होती है, ये डिनायल जो हमने बात करी है ना, हमें बहुत तकलीफ होती है ये एक्सेप्ट करने में। अच्छा, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। अच्छा, मुझे दिमागी प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, मुझे लो मूड हो गया है या मुझे डिप्रेशन हो गया है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। या मेरा बच्चा 5 साल का है, इसका कैसे लो मूड हो सकता है? इतने छोटे बच्चे को क्या स्ट्रेस हो सकता है, क्या एंग्जाइटी हो सकती है? हमारे पास 4 साल का बच्चा भी एंग्जाइटी के साथ आता है। उसको स्कूल फोबिया होता है, स्कूल जाने का मन नहीं करता। हम उनके लिए भी ट्रीटमेंट देते हैं। 4 साल के बच्चे से लेके 75-80 ईयर्स तक के इंडिविजुअल्स को हम ट्रीट करते हैं। तो इमोशंस एट एनी एज, एनी स्टेज, इमोशंस को वैलिडेट करना, उसको सुनना, समझना कि आप क्या फील कर रहे हो और उसको एक्सप्रेस करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये अगर कोई ये कहते हैं ना, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, मेरे हिसाब से चलो, इसका मतलब है वो भी गलत है। इसका मतलब है आप अपने तरीके से सारी दुनिया को चलाना चाहते हो। ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ये हमें देखना है कि हम विन विन सिचुएशंस करें घर पे, विन विन करके चलें और अपने अपने लेंस से दुनिया को ना देखें। अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरा लो मूड है, मुझे सब कुछ गलत लगेगा। छोटी सी बात मेरे लिए बहुत बड़ी बन जाएगी। अगर मेरा मूड अच्छा है, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, तो बड़ी बड़ी बातें भी हो जाएंगी, मैं उसको इग्नोर कर दूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिट विद योर सेल्फ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि आज मैं कैसा फील कर रहा हूँ या मैं कैसा फील कर रही हूँ। क्योंकि जैसे बार बार आपको सबने बताया है, आपकी इमोशंस डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी फैमिली में, और आपके लव्ड वन ने आपकी फैमिली में ही वापस आना है। आपकी इमोशंस अगर मैनेजेबल हैं, रेगुलेट कर पा रहे हैं, तो आप इस बीमारी को भी रेगुलेट कर पाएंगे, रिकवरी की तरफ भी जा पाएंगे। तो क्विकली हम ये क्वेश्चंस रीड करते हैं। सेक्शन 1 में है इमोशनल अवेयरनेस। डू यू ऑफन फील ओवरवेल्म्ड बाय योर इमोशंस इन रिस्पॉन्स टू योर लव्ड वंस बिहेवियर? जब आपका लव्ड वन कोई तंज करता है, कोई ऐसा बिहेवियर करता है, कोई आपको बात कर देता है, तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, आपका रोने का मन करता है। यस और नो, आप टिक करेंगे इसको प्लीज।
यस या नो करेंगे, वाई या एन डाल देंगे इसमें। Rahul sir, please check that if the pens are not there. ये सवाल समझ आ गया? आपके घर में कोई भी आपको ऊंची आवाज में कुछ बोल देता है या कोई ताना कस देता है या कुछ बोल देता है ऐसा जो आपको नापसंद है, तो उससे आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, ओवर इमोशनल हो जाते हो, आपका रोने का मन करता है, आपको अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट, डू यू स्ट्रगल टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एक्यूरेटली? क्या आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है जो आप महसूस कर रहे हो उसको अच्छी तरह से बताने में? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे पूछा आप आज चेहरे से अच्छे नहीं लग रहा है आपका मूड अच्छा नहीं है, तो आप कहते नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आपके अंदर जो ताना बाना चल रहा है उसको आप अपने शब्दों में पिरो ही नहीं सकते, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी चीज आपको परेशान कर रही है। हिंदी इज ओके कि मैं पंजाबी च दसा, समझ आ रही है? ठीक है, यस एंड नो करेंगे। नेक्स्ट, डू यू नोटिस दैट योर इमोशंस स्विंग रैपिडली बिटवीन एक्सट्रीम्स, एंगर टू सैडनेस? क्या आपको लगता है कि आपको कभी एकदम से गुस्सा आ रहा है या कभी एकदम से आपको उदासी आ रही है? कभी आपका मन एकदम से खुश हो रहा है, कभी उदास हो रहा है, कभी गुस्से वाला हो रहा है, आपका मन बदली जा रहा है फटाफट से, बड़ी क्विक रैपिडली आपकी इमोशंस बदल रही हैं, यस और नो? कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 2, बिहेवियरल रिएक्शंस, मतलब कि हमारे जो स्वभाव में रिएक्शंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू फाइंड योर सेल्फ रिएक्टिंग इम्पल्सिवली व्हेन फेस्ड विद अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन? क्या जब कोई स्ट्रेसफुल तनाव भरी कोई सिचुएशन आती है तो आप एकदम से इम्पल्सिव हो जाते हो? इम्पल्सिव मतलब कि बिना सोचे समझे एक ऐसा रिएक्शन आ जाता है जिसका बाद में शायद आपको अफसोस भी होता होगा। आपने एकदम से बच्चे से थप्पड़ मार दिया, ठीक है, एकदम से आपने खाना छोड़ दिया, खाने की प्लेट फेंक दी या कमरे के दरवाजे जोर से मार के चले गए। इम्पल्सिवली आपका बिहेवियर आ जाता है कोई भी तनाव भरी सिचुएशन में। जैसे कि आपका लव्ड वन ही है, उसने कोई एक वीक एक्शन कर दिया, आपने इम्पल्सिवली क्या किया, उसको पुराने ताने मारने लग जाए, तू नहीं ठीक हो सकता, ठीक है, तेरा ते काम ही है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲकुल टाइम एनर्जी अपनी वेस्ट ਕੀਤੀ, तेरे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। मतलब ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਰੰਤ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ, ਯੈਸ ਔਰ नो, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू फ्रीक्वेंटली अवॉइड एड्रेसिंग इश्यूज टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट? कि आप अक्सर कि कोई भी चीज आपकी बात या अगर मैं ये चीज एड्रेस करूंगी तो घर पे बवाल हो जाएगा, तो मैं अवॉइड ही कर दी। घर पे कोई लेट आया है, मेरे को डर लग रहा है कि अगर मैंने उससे पूछ लिया तू लेट क्यों आया है तो लड़ाई हो जाएगी, इस तो चंगा मैं पूछा ही ना। तो आपको डर लगता है कोई भी ऐसी सिचुएशन को एड्रेस करने में जिसको आपको लगता है कि ये एक बवाल में तब्दील हो जाएगा घर पे, यस और नो? सभी करेंगे, हस्बैंड वाइफ एक नहीं करेंगे, सबका अलग अलग होना चाहिए। वक्री वक्री है ना, ये हाँ, थोड़ी है कि ये हस्बैंड का नहीं है बीपी इतना आ रहा है तो मेरा भी बीपी इतना ही आ रहा मैं है। देख रही हूँ हस्बैंड सबका वाइफ एक वक्रा पेपर वक्रा में कर रहे हैं, अलग अलग करेंगे प्लीज। Next is, do you often engage in arguments or confrontations that escalate quickly? कि ਤੁਸੀਂ मतलब आप जब बातचीत करते हो तो ऐसे कहीं ना कहीं आप आर्ग्यू करते हो या बातचीत में चले जाते हो कि जो कि एक मुद्दे को जल्दी से हीटेड कॉन्वर्सेशन में ले जाता है, कि आप अपनी बातचीत में वो ठहराव, वो ठंडापन नहीं रख पाते, एकदम से आपके इमोशंस और आप जो भी बात करते हो वो एकदम से हीटेड कॉन्वर्सेशन में तब्दील हो जाती है, यस और नो? Section 3, physical and psychological symptoms, question number 7 पे हम आ गए हैं, ठीक है। एंड द 7th क्वेश्चन है, डू यू एक्सपीरियंस frequent physical symptoms like headaches, tension, fatigue linked to stress? कि जब भी हमें तनाव आता है, जब हम तनाव में रहते हैं तो जो अनएक्सप्लेन जो बॉडी एक्स हैं, कभी यहाँ दर्द, पीठ में दर्द, सर्वाइकल हो गया, मेरे हेडेक की कंप्लेंट फ्रीक्वेंटली रहती है, सिर भारी भारी रहता है, हाँ कि ना?
अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगता है कि आपके तनाव के बाद ये आपको फिजिकल मतलब शरीर में आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं, भारीपन महसूस होना, हमेशा वो पेट का खराब रहना, जो आपको लगना दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मेरी टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं, तो आप उसको यस में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू फील इमोशनली नम और डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अदर्स इवन इन क्लोज रिलेशनशिप? घर में ऐसा माहौल हो जाए, कोई आर्गुमेंट हो गए, कोई क्लैश हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हमने अपने आप को एक दूसरे से डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी स्टोन वॉलिंग में हम एक दूसरे के साथ अब बोलचाल हमने बंद कर दी। हम कहते हैं जो करना है करे, भाड़ में जाए, अब ये रब भी रखा है रा। क्या हमारे इस तरह से हमारे अंदर ये फीलिंग्स आई हैं, हम इमोशनली कोल्ड हो गए, अब हमें कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करे, मरना है मरे, दवाई खानी है खाए, जाने है ते जाए। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। आपके अंदर ये स्टेटमेंट आती है, ये फीलिंग्स आती है तो यस, अगर नहीं तो नो। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू हैव ट्रबल स्लीपिंग ड्यू टू ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी अबाउट फैमिली डायनामिक्स? आपकी नींद टूटी टूटी आती है, जहाँ बहुत ज्यादा सोते हैं, आपको 2-2 3-3 बज जाते हैं, आपको नींद नहीं आती, आपके दिमाग में सोचे चलती रहती हैं, जहाँ आपकी नींद सुबह 4 साढ़े 4 बजे आपकी नींद खुल जाती है, मतलब जिसको कहते हैं एक सुकून भरी, चैन भरी जो साउंड स्लीप है, वो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो। और अगर लगता है ये फ्रीक्वेंटली आपको अच्छी नींद आने में प्रॉब्लम है, तो आप हाँ लिखेंगे। Coming to the next section, impact on relationships. Do you often feel responsible for fixing your loved one's problem? क्या आप अपने loved one की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, फिक्स करने में खुद को हमेशा जिम्मेदार ठहराते हो कि ये मेरी ही जिम्मेदारी है, इसकी कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, ये टाइम पे बिल नहीं भर के आया, इसका कोई केस हो गया है या कोई और प्रॉब्लम हो गई है, या ये जॉब पे नहीं गया, तो मुझे ही जिम्मेदारी उठानी है वहां पे जाके इन्फॉर्म करने की। आप उसकी हर प्रॉब्लम को खुद ही फिक्स करते रहते हो, yes or no? Do you notice that your relationships feel strained or distant because of emotional exhaustion? क्या आप ये फील करते हो, ये महसूस करते हो कि आपके इंटरपर्सन रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, थकावट हो गई है अपने इन तनाव के कारण और आप एक दूसरे से दूर होते जा रहे हो? वो बात नहीं रही अब रिलेशनशिप में जो पहले थी। अब आप थोड़ा सा अपने कन्नी कतरा रहे हो या दूर हो रहे हो अपने रिलेशनशिप्स में। Number 12 is, do you have difficulty setting healthy boundaries with your loved ones? क्या आपको मुश्किल आ रही है हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करने के लिए? आपको लगता है कि वो बाउंड्रीज नहीं रही अपने रिलेशनशिप में, जैसे कि कमरे में आपके हस्बैंड आपको थप्पड़ लगा रहे हैं, मार रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, और वो बाउंड्रीज ही नहीं रही हैं। अब पहले वो कमरे में कर रहे थे, अब वो बाहर आके करना शुरू हो गया खुलेआम। आपको लग रहा है कि आप उनको असर्टिवली कुछ चीजों के लिए मना नहीं कर पा रहे हो, वो जो कर रहे हैं वो वैसे ही चली जा रहा है। आपको लग रहा है आप वो हेल्दी बाउंड्रीज को मेंटेन करने में मुश्किल आ रही है आपको। जैसे हमने कई बार नोटिस किया है, हमारे सामने ही जब फैमिली मीट हो रही होती है तो लव्ड वन हमारा पेशेंट अपनी वाइफ को, मदर को, फादर को, किसी को भी फैमिली मेंबर को डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है, एकदम से गुस्से से बोल देता है, बदतमीजी कर देता है। तो क्या आप उसको इजीली ले लेते हो, यस और नो? आपको लगता है कि आपने आज तक ऐसे करने दिया उनको? कभी उनको आपने ये बोला नहीं आराम से कि देखो आप जब ऐसे बोलते हो या ऐसे डिसरिगार्ड करते हो तो हमें इमोशनली हर्ट फील होता है। तो आप वो हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन नहीं हो रही हैं आपकी रिलेशनशिप। So that's all for today। हम इसकी एक और है, स्टोरी section मैम एक और है। 16 सेक्शन 5 है कोपिंग मैकेनिज्म, मतलब कि आप किस तरीके से कोप करते हो, आपके क्या तरीके हैं। 13th इज, डू यू रिलाई on unhealthy habits like overeating, substance use avoidance to cope with stress? कि जब आपको तनाव आता है या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो आप बिंज ईटिंग करते हो या खाना छोड़ देते हो या ओवर ईट करते हो, या फिर आप भी अल्कोहल या किसी और सब्सटेंस का यूज करते हो, या आप बिल्कुल अवॉइड करते हो। मतलब आप किस तरीके से, क्या इन तरीकों से आप स्ट्रेस को हैंडल करते हो, हाँ या ना। Next is, do you feel guilty for prioritizing your own needs over those of your addicted family members?
क्या आप अपने आप को कसूरवार ठहराते हो अगर आप अपनी सेहत का या अपनी जरूरतों का पहले ध्यान रखो? कि आप अगर जैसे वॉक पे जाना है या आपने कहीं मंदिर जाना है या आपकी सपोज करो कोई बच्चे की कोई मीटिंग है या आपने अपने मायके किसी को मिलने जाना है, और अगर आप घर के शेड्यूल से या अपने लव्ड वन ने कोई बात कही है उसको छोड़ के आप वो काम करने चले गए जो आपके लिए भी जरूरी था बहुत ज्यादा, तो आप अपने आप को कसूरवार ठहराते हो कि यार मैं कितनी सेल्फिश हो गई हूँ? क्या ये इंटरनल डायलॉग चलता है? Yes or no? Next is, do you struggle to find joy or satisfaction in activities that you use to make you happy? कि कभी ऐसा हो रहा है आपके साथ कि जो चीजें आपको पहले खुश करती थी, कुकिंग करने में आपको मजा आता था, गाड़ी चलाने में मजा आता था, फोन पे बात करने को, अब वो चीजें आपको इंटरेस्ट नहीं दे रही, अब आपको वो करने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा? यस और नो? आपके ये जो रिस्पॉन्सेज हैं यस और नो, देखो ये हम कोई जजमेंट नहीं कर रहे हैं, ये आपको आपकी इमोशनल हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। आप अपना नाम लिख के ये क्वेश्चनियर्स हमें देंगे, एंड इसके लिए अगर हमें कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है तो हम थेरेपिस्ट से हेल्प सीख करेंगे, ताकि हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक है तो हमारे लव्ड वन की भी इमोशनल हेल्थ ठीक है, इसके ऊपर हम एम्फसाइज करेंगे। अगर तकरीबन पूछूं आप सबसे तो यस में आ रहे हैं जवाब कि नो में आ रहे हैं? यस में आ रहे हैं, तो हम ज्यादातर यस में है, तो हम इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपकी इस इमोशनल हेल्थ का डायरेक्ट इफेक्ट जो है, या आपकी जो रिलैप्सेस हो जाते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे पेशेंट की रिकवरी पे होता है। आज हम इसके बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं कि हम ये कह देते हैं उसने नशा कर लिया, वो दोबारा चला गया, ये हमने इतना इलाज करा लिया है, इतने रिहैब्स कर लिए, 8 साल से हम ट्रीटमेंट में हैं, 9 साल से हम ट्रीटमेंट में हैं, तो क्या हमने अपने बिहेवियर देखे हैं? क्या हमने अपनी इमोशंस देखी हैं कि कहाँ पे है, कैसी है, हम कहाँ पे डगमगाए जिसकी वजह से हमारे लव्ड वन की रिकवरी में कोई प्रॉब्लम आई है? तो हम पहले उस पे वर्क करेंगे। जो हमारे फैमिली इम्पैक्ट ऑफ फैमिली रिलैप्स ऑन रिकवरी, ये जो हमने बात की है कि फैमिली जब पेशेंट बाद में रिलैप्स करता है, फैमिली पहले रिलैप्स करती है, तो उसके कुछ इफेक्ट होते हैं। इंक्रीज स्ट्रेस फॉर द पेशेंट। जब आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है तो पेशेंट के लिए, हमारे लव्ड वन के लिए भी थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ जाता है। उसके लिए जो नॉर्मल वो अपने आप को लाइफ में सस्टेन करना चाहता है, दोबारा रिहैबिलिटेट होना चाहता है नॉर्मल लाइफ में, अगर आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है, बार बार आप वही स्टेटमेंट्स दे रहे हो पेशेंट को जो पहले देते थे, तो उसके रिलैप्सेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। उसके जो स्ट्रेस लेवल है और ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये तो वही है, ये तो वही खड़े हैं, ये तो वही बात कर रहे हैं, ये तो बदल ही नहीं रहे हैं, ये तो क्योंकि जो हमारे लव्ड वन है, कहीं ना कहीं उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी ज्यादा कम है बिकॉज ऑफ एडिक्शन, वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी उस सेल्फ एस्टीम को थोड़ा सा ऊपर करने के लिए। जो बिहेवियर होता है ना पेशेंट का, मैं बता दूं आपको, वो बिहेवियर उसकी क्राई होती है, शायद हमने पिछली बार भी बात की थी। कोई भी इंसान अगर गुस्सा कर रहा है आपके साथ, बदतमीजी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, अंदर से उसकी वो पेन है, अंदर से उसकी वो चीख पुकार है, वो क्राई है कि मुझे मदद चाहिए, वो वर्बलाइज नहीं कर पाता। उसको वही तरीका आता है, उसको नहीं ये कहना आता कि भाई मुझे मदद चाहिए, मुझे मदद दो। अगर कोई, हम क्या करते हैं बीइंग फैमिली, ये है गई है हो जाए, देखो कितना बदतमीज है, ये अपने आप में बदलता ही नहीं है। पर हम ये नहीं देखते कि अगर वो ऐसा कोई बिहेवियर कर रहा है, इसका मतलब है इंटरनली कुछ गड़बड़ चल रही है उसके अंदर, हमें उसकी हेल्प करनी है। अगर वो इम्पेशेंट है तो हम भी इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम भी इमोशनली इतने इम्पल्सिव हो जाते हैं, इतने रिएक्टिव हो जाते हैं कि हम उसको उस टाइम पे मैनेज नहीं कर पाते, और उसका रिजल्ट होता है रिलैप्स। उसका रिजल्ट ये होता है क्योंकि उनको कुछ और नहीं आता, उनको अपनी किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक ही चीज आती है कि मैं अपना नशा कर लूं और अपने आप को रिलैक्स कर लूं। स्लोअर प्रोग्रेस इन ट्रीटमेंट।
कि जब फैमिलीज में वो सारी प्रॉब्लम्स या इमोशनल हेल्थ फैमिली मेंबर्स की नहीं ठीक चल रही है, तो उसका इम्पैक्ट जैसे मैम ने बोला था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या है हमारे लव्ड वन की रिकवरी में। तो अगर हमारी मानसिक स्थिति या इमोशनल हेल्थ हमारी ठीक नहीं है, तो हम आगे मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, हम कमिटेड नहीं रहेंगे टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट, और ये क्या करेगा, हमारे ट्रीटमेंट के प्रोसेस को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। जब आप लोग भी पूरे मोटिवेटेड हो, ये भी पूरे मोटिवेटेड हैं, तो ट्रीटमेंट की पेस बड़ी रफ्तार अच्छे से चलेगी। बट जहां हमारी इमोशनल हेल्थ थोड़ी सी डगमगा गई, हम थोड़े से लेट बैक हो गए, हमारी विलिंगनेस कम हो गई, तो वो उसका असर हमारी रिकवरी पे आएगा। The next is breakdown of trust. Erosion of communication leads to strained relationship within the family. जे मेरी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं हैगी तो किस चीज़ का ब्रेकडाउन होएगा, विश्वास का। एंड आई थिंक ट्रस्ट साडे रिलेशनशिप की फाउंडेशन होंदी है। तो जे विश्वास ही नहीं हैगा तो साडे मतलब एक दूसरे नाल असी वार्तालाप, साडी कम्युनिकेशन किवें रहेगी, मतलब सन्नाटा ही छाया रहेगा। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਭ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਗਾ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਥਾਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਦੈਟ ਉਹ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੰਬਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਖਰੇ ਬਿਖਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। Next is feeling of isolation. Patient and family members may feel alone and they will not face their challenges. उनको प्रॉब्लम आएगी अपने challenges को फेस करने के लिए। अगर घर में तसादम रहेगा, कंफ्लिक्ट रहेगा, तनाव रहेगा, तो क्या हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे? क्या करेंगे हम? स्टोन मॉलिंग, अलग अलग कमरों में अपने आप को बंद कर देंगे, रख देंगे, और हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे हम क्या फील कर रहे हैं। तो ये जो हमने रिलैप्स की बात की है कि पेशेंट से पहले फैमिली रिलैप्स होती है। क्यों रिलैप्स होती है? क्योंकि फैमिली अपनी इमोशनल हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाती है। तो आज हमने ये जो क्वेश्चनियर करा है, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आइडेंटिफाई करें कि हमें कहाँ पे और किस पॉइंट पे हेल्प की जरूरत है, और वो हेल्प मांगे। एंड शेयरिंग इज द की। अगर हम शेयर नहीं करेंगे, आप जो महसूस कर रहे हो, जो आपको एहसास है, उसको देखो। जब हम अच्छा फील करते हैं ना, तो हम कहते हैं आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज बड़ा अच्छा दिन है, आज तो हम कहते हैं आज तो मेरा दिन बन गया। एनीथिंग यू अचीव इन योर लाइफ, तो हम कहते हैं आज तो मेरा दिन बन गया, आज तो बड़ा अच्छा फीलिंग है, आज तो चलो कुछ अच्छा खाने हैं। हमारे लव्ड वन कहते हैं जश्न मनाते हैं, ये अल्कोहल लेते हैं या कोई और एडिक्शन लेते हैं। पर जब हम बुरा फील कर रहे हैं, जब हम अच्छा फील नहीं कर रहे, तब हम क्या करते हैं? ये जो हमारी पेन है अंदर से, जो हमारे एहसास हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जब हम उसको नहीं शेयर करते, क्योंकि हमें आता ही नहीं है कहीं ना कहीं शेयर करना, ना हम करना चाहते हैं और ना हमें आता है, उसको जब हम शेयर करना शुरू कर देंगे तो हमारे रिलैप्सेस नहीं होंगे, ना फैमिली के, ना हमारे लव्ड वन के। किसी का कोई सवाल? जितनी बात हमने करी है आज, होपफुली हमने अपनी जो चीजें एक्सप्रेस करनी थी कर दी है। किसी फैमिली का कोई सवाल? एनीथिंग? जी सर। यस सर। मैम, जैसे आपने बोला कि जब भी जो पेशेंट होता दोनों कि जो पेशेंट होता है, जब वो शाउट करता है, जहाँ मिसबिहेव करता है, तो वो क्राई करता है हेल्प के लिए ना। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अपोजिट भी हो सकता है। जो आदमी आपको शाउट कर रहा है, हो सकता है वो आपका भला चाहता हो, आपको ठीक करना चाहता हो, ना कि खुद ठीक होना चाहता हो। जब कोई हमारा बच्चा बार बार बात नहीं मानता, तो हम उसको शाउट करते हैं अपने उसके भले के लिए, ना कि अपने भले के लिए। तो वो थोड़ा ये जो मैंने बात करी थी, ये बात की थी लव्ड वन के रिलेटेड, स्पेशली मैंने बात करी थी कि जो हमारे लव्ड वन हैं, हमारे पेशेंट्स हैं, जब वो एक डिसिप्लिन तोड़ते हैं, एग्रेसिव होते हैं, गलत बिहेव करते हैं, उनको मदद मांगनी नहीं आती, वो अंदर से उनकी क्राई होती है, उनके बिहेवियर में आती है। वो फैमिली को समझनी है कि ये जो बिहेवियर कर रहा है ना,
ये मुझे तंग करने के लिए नहीं कर रहा। अच्छा हम एक्चुअली तंग हो जाते हैं ना बीइंग फैमिली मेंबर्स, हमें लगता है कि ऐसा ही है, इसने ऐसे ही रहना है। वो हमें तंग नहीं कर रहा होता, वो उसकी अंदर की क्राई होती है, उस टाइम पे हमें हेल्प करनी चाहिए। that's right, yeah, from the एंड patient. व्हाट यू आर सेइंग कि कभी कभी हमें शाउट करना पड़ता है, तो उसमें हम कहेंगे हम शाउट करने की बजाय जी। अगर उसको पकड़ के बैठे और बात करें, बात करने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। Yeah. ठीक है, ये अलग बात है कि वो स्टेट में ही नहीं होता उस टाइम पे सुनने के लिए, हम्म। बट फिर भी अगर हम ये कहें कि तुम मेरे अजीज हो, तुम मेरे प्यारे हो, तुम जो ये बिहेवियर कर रहे हो, मैं तुम्हारी पेन समझ रहा हूँ, हम बैठ के इसका सोल्यूशन निकालते हैं। हमने कभी करा नहीं होता ऐसे कहीं ना। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਊਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਹਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਆ ਨਾ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। देख- ਤੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 4 to 6, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਡਾਂਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਨੇ ਕੱਸੇ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਵੇਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅਸਰਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਇੰਪਲਸਿਵ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੰਪਲਸਿਸ, ਬਟ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜੀ, ਏਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਨੀਡ ਹੈਲਪ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰਾਈਂਗ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ लिखना। हाँ जी, हमने उसमें लिखा है, थर्ड पॉइंट उसमें यही था, समटाइम्स वाला भी था उसमें। लिखा तो है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि आपने आप उसमें समटाइम्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फिर से एक और बात बताऊंगी। देखो सर, शाउट करना इज नॉट द सोल्यूशन। असर्टिव, देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है असर्टिवली बात रखने का और एग्रेसिवली बात रखने का। हमने एग्रेसिवली नहीं बात रखनी है, एंड व्हाट मैम इज सेइंग, अगर आप हमेशा ही एग्रेसिवली बात रख रहे हो तो हमारी इमोशनल डिसरेगुलेशन है। पर असर्टिवली बात रखना है। एंड अभी आपने एक टर्म यूज करी है, पनिशमेंट। हमने पनिशमेंट कभी नहीं देनी होती, हमने कॉन्सिक्वेंस देना होता है, और वो भी कॉन्सिक्वेंस हम अपने बच्चे को नहीं दे रहे हैं, हम उसकी बीमारी को दे रहे हैं, ये याद रखेंगे। हमारे लिए हमारा लव्ड वन कभी भी गलत नहीं है, उसकी बीमारी जो है, हमने बीमारी को कॉन्सिक्वेंस देना होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ पे मतलब 10 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨਾਲੋਂ मतलब ਮੇਰੀ 8 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ पे ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। मतलब एवरीवन, मतलब इंक्लूडिंग अस आल्सो, मतलब ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਨੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿਲਾ ਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਕਿ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮਸ ਹੈ ਕਿ ਨੈਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है, जो जैसे वो समटाइम्स आ गया ना, फिर ठीक है। समटाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फाइंड दैट, ठीक है। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम।
मैम आपने एक बात बोली थी अभी कि हम अपने जो लव्ड वन है उसको जब वो इनेबल करते हैं, इट इज़ सॉर्ट ऑफ इनेबलिंग कि उसको पैसे देने हैं या वो अकेले घर से बाहर जाना शुरू कर देता है, तो हम उसको रोकते नहीं हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक अडल्ट को हम मतलब बाहर जाने से कैसे रोकें? ट्रेनिंग और उसको कैसे हम मना करें कि हमने पैसे नहीं देने, या उसके पास पैसे हैं तो वो उसको खर्चे नहीं? एंड हाउ वी कैन स्टॉप ऑल दिस, और या फिर उसको कैसे मैनेज करें इन चीज़ों को? देखिए मैम, जब हम कोविड की बात करते थे तब भी रिस्ट्रिक्शन थी कि मास्क लगाना है, आइसोलेट करना है अपने आप को। 14 दिन हमने अपने आप को कन्फाइन किया था, अगर हमें कोविड हुआ था तब भी हमने ये सारी प्रिकॉशंस फॉलो की थी। जो आप ये बात कर रहे हैं कि ये एडल्ट है, ये बीमारी के प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, ये जो रेड स्टैंड्स हैं, ठीक है, जिसमें इनको भी प्रिपेयर किया जाता है, इनकी भी ट्रेनिंग होती है और फैमिली की भी ट्रेनिंग होती है। मतलब ये जितने भी रेड स्टैंड्स हैं कि अकेले नहीं जाना, ठीक है, पैसे नहीं रखने, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी डायबिटिक वाले पेशेंट को कहते हो कि मीठा नहीं खाना, आपने सैर करनी है, ठीक है, आपने फ्राइड नहीं खाना। तो सिमिलरली जब हमें ये इस चीज़ की एक्सेप्टेंस होती है, सिमिलरली इनकी भी तो ट्रेनिंग प्रोग्राम की यही हो रही है कि एक्सेप्ट दैट कि ये जो हम नशा कर रहे हैं ये बीमारी है,